वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। ये हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं डेटेड 30th ऑफ जनवरी। ठीक है, और सुबह के 6 बजे है एंड विथ रिगार्ड टू आवर 71st बीपीएससी एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम हम लोग वाया एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, है ना। अपनी तैयारी को और भी ज्यादा कंसोलिडेटेड करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ विथ स्टैटिक्स। ठीक है, कुछ करंट के जैसे आपके न्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स भी है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है अपना पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प लॉन्च बाय द इंडियन नेवी इज एम्ड एट। तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन संकल्प किसने लॉन्च किया, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी पूछा था कि इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्टडी को और ज्यादा क्या करिए, रिफाइन करिए। ओके, सो सी options are rescuing Indian citizens from war zone, ensuring the safety of Indian vessels in the Persian Gulf and Gulf of Oman, conducting anti-piracy operations in the Indian Ocean, strengthening coastal security along India's western coastline। ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये क्या है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में क्या है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है ऑफ द इंडियन वेसल्स। ओके, तो ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाले लोकेशन से रिलेटेड है, जो आपका इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसके वजह से। तो हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वहां पे, इस वजह से ये क्या है आपके न्यूज में है। ओके, मतलब आप और ज्यादा प्रिसाइज होइएगा तो आप क्या बोलिएगा इसको, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मैम ये है विथ रिगार्ड टू यू लाइक मैरिटाइम कम्युनिटी, है ना, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आ रहा है इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में, वहां पे आप इसको बोलिएगा, है ना, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि ये कौन सी सिक्योरिटी की बात करी है, ये नेवी सिक्योरिटी की बात करी है ना, ये किसकी बात करी है, ये नेवी सिक्योरिटी की ही बात कर रही है। ओके जी, ठीक है, तो इसका 3 एरियाज ऑफ ऑपरेशन है। एक तो हो गया गल्फ ऑफ अदान, पहला हो गया इसका गल्फ ऑफ अदान, सेकंड इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया इसका अरेबियन सी एंड ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। ठीक है, अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी किससे लगता है, अपने वेस्टर्न कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। ओके जी, चलिए अब बढ़ते टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज द डार्फर क्राइसिस व्हिच बिगन इन 2003 इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डार्फर क्राइसिस, जो 2003 में हुआ है वो प्राइमरली किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि डार्फर क्राइसिस क्यों न्यूज में है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने कॉल किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएनएससी को, to act on the worsening atrocities in Sudan's Darfur region। सूडान का जो डाफर रीजन है वहां पे जो एट्रोसिटीज हो रही है ना, एट्रोसिटीज हो रही है, उस पे एक्शन लेने को ये है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये न्यूज में है। ओके, तो डाफर क्राइसिस किसे बोलते हैं, जिसलिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे सूडान है। तो ऑफ कोर्स नाउ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन साउथ अफ्रीका, सिविल वॉर इन लीबिया, रिफ्यूजी क्राइसिस इन सीरिया। नहीं जी, ये भले ही आपकी न्यूज में ना, जैसे सीरिया हो गया या फिर सदर्न अमेरिका, सदर्न अफ्रीका हो गया, ठीक है, बट आपने क्या बोलना है, नहीं, ये डाफर क्राइसिस आपका प्राइमरली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, कहाँ पे, सूडान में। ओके, चलिए moving forward to our next question, which is the Ryuto Bharosa scheme। Ryuto Bharosa scheme launched by Andhra Pradesh government is primarily focusing on, ठीक है, तो इसमें क्या न्यूज में है ना कि ये 26 जनवरी को फर्स्ट डिसबर्समेंट है ना, 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी को ही फंड्स को डिसबर्स किया गया था, है ना, फंड्स वर डिसबर्स्ड। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब फंड्स को डिसबर्स मतलब ट्रांसफर किया गया था टू द बेनिफिशियरी। ठीक है,
तो ये आपका 26 जनवरी को हुआ था, तभी ये न्यूज में, ठीक है, ड्यू भरोसा स्कीम। ये क्यों है, ये फंड डिसबर्स तो किया गया, बट फॉर व्हाट पर्पसेस? प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स, ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, इंश्योरिंग इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द फार्मलैंड्स, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो चारों के चारों ना आपके नियर अबाउट ऑप्शन है ना। इसमें क्या है कि आपका जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपने सुना होगा, है ना, पीएम किसान योजना, ये आपके सेंट्रल लेवल पे है। उसी तरीके का ये आपका ड्यू भरोसा स्कीम आपके स्टेट लेवल पे, ओके। ये कहाँ है, आपके स्टेट लेवल पे है, ठीक। तो ये क्यों है ड्यू भरोसा स्कीम? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट डिस्बर्स करके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टुवर्ड्स योर फार्मर्स। अब आ जाइए फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द गुइलेन-बारे सिंड्रोम। ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी फिलहाल, है ना। तो आपसे भी पीएससी क्या पूछ सकती है कि ये हार्ट को इन्फेक्ट करती है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व को इन्फेक्ट करती है, या तो फिर आपके बोन्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है जी। तो आपको क्या बताना है, और आप इसके एनालिसिस पे भी उतना ही फोकस रिलाई करिएगा, ठीक है, सो दैट कि आपके कुछ एनालिसिस पोर्शन से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसको कर जाए, है ना, आप उसको कर जाइएगा, ओके। तो देखिए गुइलेन-बारे जो सिंड्रोम है वो क्या है, अभी इसका पुणे महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग हुई है ना, पुणे महाराष्ट्र में ये केस मिला गुइलेन-बारे सिंड्रोम का, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, कंपाइलोबैक्टर रहता है, कंपाइलोबैक्टर, ठीक है। ये आपके बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक है, कंपाइलोबैक्टर, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक। ये क्या होता है, कॉन्टेजियस भी होता है ना, कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब क्या, ये जो है फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है ना। जैसे कोई फूड खा लिया जो कि कॉन्टेजियस है ना, तो वो क्या है, आपका स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, हार्ट को, लंग्स को, पेरिफेरल नर्व्स को या बोन्स को। तो आप जानिए ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है ना, पेरिफेरल नर्व्स को ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपके नर्व्स भी होते हैं ना, ये नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि आप साइंस में पढ़िएगा, है ना, बायो में। तो आपका क्या होता है, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये किसको इम्पैक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को इम्पैक्ट करता है, ओके जी। चलिए our next question is was the enhanced certificate of origin 2.0 system primarily used for the enhanced certificate of origin है 2.0 system। ये primarily किस वजह से न्यूज में है, ये भी आप मुझे बताइएगा, है ना। ये जो आपका DGFT है, DGFT है, उन्होंने लॉन्च किया है ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। DGFT मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ओके। तो ये किस वजह से, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, ट्रैकिंग इंटरनेशनल शिपमेंट्स, सर्टिफाइंग द ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स या सिंप्लीफाइंग कस्टम ड्यूटीज कैलकुलेशंस, ठीक है, ये आपने बताना है, ओके। तो बताइए इनहैंस सर्टिफिकेट फॉर ओरिजिन 2.0 किस वजह से है आपके न्यूज में, है ना। ये तो मैंने बता दिया ये किस वजह से यूज किया जाता है ना। ये गुड्स के एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्टेड गुड्स, हाँ, सर्टिफाइंग द ओरिजिन ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है। जो एक्सपोर्टेड गुड्स है उसके क्या है कि ओरिजिन को क्या करना है, इसे बताना है, ओके जी। चलिए तो अब इसके बारे में आई गेस कि इससे ज्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये यूजर फ्रेंडली फीचर है ना, मल्टी यूजर एक्सेस है, एक तरीके से ये क्या सिस्टम है ना पूरा का पूरा। ऑफ कोर्स ये मल्टी यूजर एक्सेस मिलेगा, इसे यूजर फ्रेंडली फीचर्स मिलेगा, सिंगल इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी मिलेगा, ये आप मेंशन कर लीजिए, सिंगल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड मिलेगा, ठीक है, ओके। इसको क्या कहते हैं, IEC, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक। आधार बेस्ड ई साइनिंग होगा, है ना, डिजिटल सिग्नेचर लेगा, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर लेगा, है ना, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये जान लीजिए कि अपना BPSC मेंस टेस्ट सीरीज है ना स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 2nd of February। ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन की फीस है 2499 एंड ऑफलाइन की फीस है
3,999, तो बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट में ही आपको 17 के 17 टेस्ट मिल रहे हैं। ओके, इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ओके, तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि घर बैठे देना चाह रहे हैं तो वो ऑनलाइन मोड प्रेफर करिए, जो आकर के फिजिकली इन द एनवायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन में हमारा सेंटर है इन बोरिंग रोड, तो आप आइए और 17 टेस्ट दीजिए, और कोई भी डाउट्स रहे तो वो आप मेंटर से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये आपका टेस्ट प्लान भी हो गया, तो आपको प्री हैंड सारा कुछ मिल गया है, आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी दिन आंसर कर लेना है। ओके, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ना डिसिप्लिन्ड वे में सारे के सारे टेस्ट देंगे। ओके, डिसिप्लिन्ड वे में सारे के सारे टेस्ट देंगे। ठीक, चलिए आ जाइए टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is what, which of the following is common use of organophosphate compounds? Organophosphate compounds का common use क्या है? Fertilizer production, pesticides, insecticides, water purification, plastic manufacturing। ठीक है, तो ये आपने बताना organophosphate का क्या यूज है। ठीक, मैं बता देती हूँ, ये आपका पेस्टिसाइड्स के लिए होता है ना, पेस्टिसाइड्स के लिए होता है। ठीक है, कीटनाशक। ओके, तो यही है कि डॉक्टर्स जो जम्मू कश्मीर में है उन्होंने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का मतलब क्या होता है ना, देखिए आपके जैसे एग्रीकल्चर में जो पौधे लगते हैं उसमें हमने क्या डाल दिया, पेस्टिसाइड्स डाल दिया। ठीक है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक डाल दिया, सो दैट कि वो क्या करे, जो भी आपके पेस्ट लगे ना उसको मार दे, तो आपकी फसल बर्बाद ना हो। अब मान के चलिए कि उस वही पानी जो है आपके एग्रीकल्चर रन ऑफ जिसे हम लोग कहते हैं ना, एग्रीकल्चर रन ऑफ, वो आपका क्या हो गया, किसी ना किसी वाटर रिसोर्सेज में चला गया, जैसे लेक में चला गया, उसी लेक्स में फिशेस थी है ना, उसको फिशेस खा ली है, उसी फिशेस को ह्यूमन इनटेक कर लिया। ठीक है, तो अपने ह्यूमन के अंदर पेस्टिसाइड्स के जो पार्टिकल्स चले जाते हैं वो क्या है, आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट किस वजह से यूज हो रहा है, आपके पेस्टिसाइड्स बनाने में, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का सेवन कौन कर रहा है, ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस के हेल्थ इंपैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, इसी प्लांट्स को आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर लेते हैं है ना, इसी प्लांट को डायरेक्टली ह्यूमंस क्या कर लेते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर व्हाट, कंज्यूमर्स, और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स। क्लियर है, तो ये जो मैंने खाया या हमने खाया तो इसकी इम्पैक्ट क्या अपनी हेल्थ पे नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी है ना, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये भी बात होगी। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट आपके डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में उन्होंने बोला कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से ही 17 विलेजेस की मौत हो गई है। ओके, व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन है ना, ये तो आपके ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, ये जो है आयरलैंड और उधर स्कॉटलैंड में आई थी है ना। ठीक है, तो इसको वहां पे बोला गया बॉम्ब साइक्लोन। तो है क्या, ये टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, देखो वोल्केनिक इरप्शन तो होगा नहीं। A rapidly intensifying storm with a significant drop in atmospheric pressure, a tropical cyclone formed near the equator। ठीक है, अब मैन मेड वेदर फिनोमिना, ये मैन मेड तो नहीं है ना, इंसान कौन सी वेदर फिनोमिना बनाएगा, ये आप सोचो ना। जैसे हम लोग क्लाउड सीडिंग भी करते हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक तो पक्का हो रहा है, बट सिर्फ सीड्स ही तो हम लोग डाल रहे हैं ना, बाकी सारे प्रोसेस तो खुद ही हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया है ना। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो आपको इसमें पूछ रहे हैं ना कि बॉम्बो जेनेसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब बॉम्ब साइक्लोन का बनना, बट ये बॉम्ब साइक्लोन है क्या, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, मतलब इसको क्या है, तो अगर मैंने बता दिया कि ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आ रहा है ना, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, तो आपको लगता है कि ये इक्वेटर के पास वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, रैपिडली इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ठीक है, तो ये क्यों होता है, आपका वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब मीट करता है ना, तब आपका क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस भी होता है ना, फ्रंट्स बनते हैं आपके, फ्रंटोजेनेसिस होता है, और फिर आपको बॉम्ब साइक्लोन भी बनता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अलग फिनोमिना होता है ना, इसमें एयर मासेस कोलाइड तो करते हैं लेकिन प्रेशर इसमें क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है ना, आपका प्रेशर डायरेक्टली ड्रॉप कर जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, बॉम्ब साइक्लोन, प्रेशर क्या कर जाता है, ड्रॉप्स। ठीक है, चलिए
Our next question is what which article of the Indian Constitution deals with Election Commission of India? Although ये पूरा का पूरा आपका ना स्टैटिक ही है, लेकिन ये आपका डिराइव्ड फ्रॉम द करंट. ओके, ये आपका डिराइव्ड फ्रॉम द करंट. ये आपने बताना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल्स है ना, अमेंडमेंट्स, कौन से अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, ये सब आपके हमेशा न्यूज में रहते हैं और आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, लाइक कुछ भी अगर पॉलिटिकल बातें चल रही है तो उसमें आपका आर्टिकल तो है ही रेलेवेंट ना, तो इस वजह से मैं आपके एक क्वेश्चन आर्टिकल में लाती हूँ सो दैट आप इस आर्टिकल को पढ़ो और उसके बाद फिर अपने एग्जाम में एस करिए. ठीक है, तो ये आपने बताना है मुझे. ओके, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 और आर्टिकल 330. ठीक है, तो आपका ये होमवर्क ये भी रहेगा कि आप चारों आर्टिकल में ना क्या क्या लिखा है वो भी आप मुझे इन द कमेंट बॉक्स बताइएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, है ना. होमवर्क से घबराइए नहीं, या टास्क से घबराइए नहीं, ये तो है जो कि आपको रिफाइन करेगी, है ना. तो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 324. ओके, चलिए moving forward to our next question. The NASH payment system is implemented by which organization in India? ठीक है, तो जो नाश पेमेंट है ना, ये आपका जैसे यूपीआई नहीं होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका फोन पे हो गया. ठीक है, उसी तरीके से आपका नाश पेमेंट भी एक होता है. क्या इसको कौन इंप्लीमेंट करती है? आरबीआई करती है, एनपीसीआई करती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन करती है, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है? तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपकी इकोनॉमी में एक चैप्टर होती है विच इज मनी एंड बैंकिंग. क्लियर? उस मनी एंड बैंकिंग में ही आपको जो है टाइप्स ऑफ बैंक्स देखने को मिलेगा. आपको बहुत तरीके का बैंक्स होता है, जैसे कि आरबीआई, सेबी, है ना, डिफरेंशिएटेड बैंक, फिर आपके और भी होते हैं जैसे नबार्ड हो गया. ठीक है, तो इस तरीके के बैंक्स होते हैं. ओके, तो वही आपको देखना, जैसे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आप देख लोगे कि कौन क्या होता है. मैं अभी आपको बता देती हूँ, जो नाश पेमेंट होता है ना, नाश पेमेंट ये आपका एनपीसीआई डील करती है. जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ये आपका एनपीसीआई के ही अंतर्गत आती है ना, यूपीएस, ये सब रहता है. ठीक है, which of the following statements is correct regarding Indian Standard Time and its relationship with the longitudinal position in India? ठीक है, ये आपने बताना है. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आई हूँ. ठीक है, और ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है ना, ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट उनके लिए बेसिक है ना जिनको पता है कि होता क्या है. तो इस वजह से मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप ना बेसिक्स पे भी ध्यान दो, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. ओके, सो आईएसटी इज बेस्ड ऑन द मीन सोलर टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज 5 आवर्स अहेड ऑफ यूटीसी. ठीक है, द टाइम जोन फॉर आईएसटी इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री. Okay, India uses the same time zone as its neighboring countries like Nepal and Sri Lanka. The difference between IST and UTC changes during daylight saving time. ये आपको बताना है. देखो जी, the difference between IST and UTC changes during daylight saving time. ये आपका गलत है. ठीक है, आईएसटी और यूटीसी में चेंजेस मतलब डिफरेंस जो आती है ना वो ड्यूरिंग डे लाइट सेविंग टाइम नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया यूजेस द सेम टाइम जोन एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड श्रीलंका. नहीं, इंडिया अपने रिगार्ड में ली गई है. अगर आपने बीपीएससी का वो कोर्स किया होगा जो कि आपको डेमो में करवाया था मैंने, ठीक है, बीपीएससी फाउंडेशन के लिए जो हुई थी लेक्चर्स, तो उसमें मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपका आईएसटी, यूटीसी, जीएमटी सारा कुछ डिस्कस किया है, इंटरनेशनल डेटलाइन डिस्कस किया है. ठीक है, तो ये सब में फर्क होता है, ये आप जानिए. ठीक है, एंड बहुत बेसिक सा बात है, बट आप कंफ्यूज होंगे इसमें. ठीक है, तो सेम टाइम जोन नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट से लेकर के वेस्टर्न मोस्ट में आपका क्या है, 30 डिग्री तक का फर्क आता है. ठीक है, और 15 डिग्री में आपका 1 घंटा का फर्क रहता है, तो 30 डिग्री में आपका 2 घंटे का फर्क रहता है. ये सब मैंने आपको उसमें बताया था. ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री
India uses the same time zones as its neighboring countries like Nepal, Sri Lanka. Name the time zone for IST is determined by the longitude of the prime meridian 0 डिग्री ईस्ट. देखिए 0 डिग्री ईस्ट यहाँ पे गलत है. प्राइम मेरिडियम आपका ना 0 डिग्री पे है, ईस्ट नहीं है यहाँ पे. ठीक. IST is based on the mean solar time at 82.5 डिग्री ईस्ट. सही बात है. अपना इंडिया का IST जो है ना 82.5 डिग्री ईस्ट में ही लिया गया. वाई सो? क्योंकि इंडिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है. क्योंकि IST में हम लॉन्गिट्यूड लेते हैं इसलिए ईस्ट लिखते हैं ना. और जिनको नहीं आ रहा समझ में वो प्लीज जाकर के वो लेक्चर देखिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है. विच इज 5 आवर्स अहेड ऑफ UTC. अगर ज्यादा प्रिसाइज जाएगा ना तो 5 आवर्स 30 मिनट्स होगा. ठीक है, 5 आवर्स 30 मिनट्स होगा. ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक. इसमें थोड़ा सा और ज्यादा प्रिसाइजली अगर आप जाइएगा तो 5 आवर्स भी नहीं, 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है ना. 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है. ठीक है, बट प्रॉक्सिमिटी में यही ऑप्शन आपका सही भी है. ठीक. अगर एग्जाम में दिए तो आपको प्रिसाइज में देखना है ना, प्रिसाइज देखना है. जैसे कहीं पे 5 आवर लिख दे, 5 आवर 15 मिनट लिख दे तो 5 आवर 30 मिनट्स होगा. ठीक है, चलो जी. सो विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और इसी तरीके से इंटरैक्टिव कंटेंट से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, है ना. नोटिफिकेशन आप ऑन कर दें. हिट द बेल बटन. ओके, चलो जी. With this, I'm winding up this session. Thank you. Take care. Bye bye.